नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हैं मेरे चैनल एम विद सुमित के साथ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जैव विविधता को कंप्लीट किया है और अभी हम लोग उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सीजीपीएससी जो एससीएफ और रेंजर का जो एग्ज़ाम ले रहा है उनके जो प्रश्न हैं इतने आसान नहीं होंगे। उसमें आपको सीधे सीधे सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, उसमें आपको तथ्यात्मक प्रश्नों से भी रूबरू होना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे सवालों का जो स्तर होगा वो होगा तो आसान, लेकिन उसको कुछ घुमा करके पूछा जाएगा। तो हम उसी स्तर के प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और आप भी अपने जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। प्रश्न मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। पहला ऑप्शन है मृदा निर्माण, दूसरा मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा अपशिष्ट का पुनः चक्रण और चौथा है सस्य परागण। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो देखिए, ध्यान से समझिए। मृदा निर्माण जो होता है वो जैव विविधता के लिए बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार मृदा अपरदन का रोकथाम भी जैव विविधता के लिए बेहतर ही होता है। अपशिष्टों का अगर आप पुनः चक्रण कर रहे हो तो उससे कोई भूभाग को नुकसान नहीं होगा। मतलब अपशिष्टों का अगर आप पुनः चक्रण कर रहे हो तो जैव विविधता को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मतलब ये भी उसके लिए क्या है, आधार है। और सस्य परागण मतलब पौधों में होने वाला परागण के माध्यम से भी जीवों का विकास होता है। प्लांट्स में फलों में वृद्धि होती है, इस प्रकार पौधों में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, इसका उचित आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम लोग देख लेते हैं विकल्पों में। देखिए, पहला विकल्प है केवल 1, 2, 3, ये हो नहीं सकता। दूसरा विकल्प है दोस्तों 2, 3 और 4, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प है केवल 1 और 4, और जबकि चौथा विकल्प है 1, 2, 3 और 4। हमारे चारों के चारों उत्तर सही हैं, इसलिए हमारा उचित आंसर होगा यहाँ डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, ध्यान से समझिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथनों पर हम विचार करने वाले हैं। पहला कथन कहता है, प्रजातियों की संख्या वृद्धि से खाद्य श्रृंखला अधिक जटिल हो जाती है। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं। क्या कहता है? प्रजातियों की संख्या वृद्धि से खाद्य श्रृंखला अधिक जटिल हो जाती है। दूसरा कथन है, जटिल खाद्य श्रृंखला जैव विविधता हेतु हानिकारक होती है। और तीसरा लिखा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता अधिक होती है। तो यहाँ पे मैं तीनों विकल्पों को आपको समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो कथन है उसमें क्या कहा गया है, मतलब जो हमारा प्रश्न है वो ये कहता है, उपयुक्त कथनों में से कौन से असत्य कथन, मतलब हमें तीनों में से जो असत्य कथन है उसका चुनाव करना है। एक बार मैं बता देता हूँ कि असत्य कथनों में ना प्रायः एक ही असत्य कथन ज़्यादा रहता है। फिलहाल समझने का प्रयास करते हैं। पहला कथन क्या लिखा है, प्रजातियों की संख्या वृद्धि से खाद्य श्रृंखला अधिक जटिल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब खाद्य श्रृंखला अधिक जटिल हो जाती है तो खाद्य जालों का निर्माण होता है और खाद्य जाल बड़ी ही जटिल होती है। ओके, तो पहला तो सही है, लेकिन हमारे विकल्प में तो कहा गया है कि गलत आंसर का चयन करना है। दूसरा है, जटिल खाद्य श्रृंखला जैव विविधता हेतु हानिकारक होती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जटिल खाद्य श्रृंखला जैव विविधता के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होती है। ठीक। और अगला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मतलब भूमध्य जो रेखा है उसके क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन दिए हुए हैं उन पर मैं देख लेता हूँ। जो विकल्प है,
पहला विकल्प कहता है केवल एक, दूसरा विकल्प कहता है केवल दो, तीसरा विकल्प कहता है केवल एक और तीन, और चौथा विकल्प कहता है एक, दो और तीन। आप समझ गए होंगे कि उचित आंसर कौन सा है। उचित आंसर है बी, केवल दो। ओके, तो हमारा यहाँ पे उचित आंसर कौन सा है, बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा कहता है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जो जैव विविधता होती है उसमें परिवर्तन कैसे होता है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ऊपर की ओर ध्रुवीय भाग होता है, नीचे की ओर भी ध्रुवीय भाग होता है। ठीक, बीच में होता है आपका भूमध्य रेखा। बीच का जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया जो मैंने यहाँ पे खींचा, इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है यहाँ पे सबसे अधिक साल भर गर्मी पड़ती है। ऊपरी क्षेत्रों को कहा जाता है शीतोष्ण क्षेत्र। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ऊपर और नीचे के जो क्षेत्र है यहाँ पे प्रजातियां बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे ठंडकता अधिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बीच से ऊपर की ओर चलते हैं या नीचे की ओर चलते हैं, बीच से मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे की ओर चलते हैं, तो जैव विविधता में क्या आती है, परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन क्या होता है, कमी होती है। अब सोचो, जब हम यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे, मतलब ये हुआ आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से आप भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं, और फिर आप दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं, मतलब शीतोष्ण क्षेत्र से आप उष्ण क्षेत्र की ओर आ रहे हो। तो स्वाभाविक बात है कि जैव विविधता में क्या होगी, बढ़ोतरी। मतलब यहाँ ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जीवों की प्रजातियां सबसे अधिक होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये हॉट स्पॉट होता है। क्या होता है, हॉट स्पॉट। मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल वो वीडियो वॉच कर लीजिए, इससे आपको बहुत सारी सुविधा मिलेगी। चलिए विकल्पों पर चर्चा करते हैं। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है, सबसे पहला है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सही बात है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ घटते, गलत बात है। पृथ्वी पर एक समान रहते, ये तो गलत बात है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्रुवों की तरफ बढ़ते, अभी भी मैं बताया कि ध्रुवों की तरफ बढ़ती नहीं है, ध्रुवों की ओर तो प्रजातियां कम होती जाती है। तो इस तरीके से जो तीसरा जो प्रश्न है उसका बहुत आसान सा आंसर लिखेंगे दोस्तों। इसका आंसर होगा ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। आपको अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो वीडियो को बैक करके आप पुनः देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न पर चर्चा करते हैं। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश जैव विविधता के ह्रास का कारण माना जाता है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश जैव विविधता के ह्रास का कारण माना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं प्रश्न को समझा देना चाहता हूं। जब भी विदेशी प्रजातियां आती है किसी कंट्री में, तो बिल्कुल उसके कारण जैव विविधता प्रभावित होती है। बट हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन पे थोड़ा सा चर्चा करना है। जैसे सबसे पहला विकल्प है, विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से स्थानीय प्रजातियों पर संकट उत्पन्न होने लगता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है कि जब विदेशी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों पर प्रवेश करती है या आती है तो इसके कारण उन पे संकट आ जाती है। दूसरा, अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ आई कांग्रेस घास कृषि के विकास में रुकावट डाल रही है। सही बात है, अमेरिका से जो गेहूं मंगाया गया था उसमें एक घास था जिसका नाम था कांग्रेस घास, पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस, है ना, जो बिल्कुल रुकावट डाल रही है। ये आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि ये तो कथन उचित नहीं है करके, बट ये बिल्कुल सत्य कथन है कि अमेरिका से गेहूं मंगाई गई थी जिसमें एक घास पाई गई थी जो अभी वर्तमान में रुकावट डालती है। तीसरा है, विदेशी प्रजातियां हमेशा जैव विविधता हेतु खतरनाक साबित होती है। यहाँ पे एक शब्द आपको मिला होगा, हमेशा। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा सब मिले तो वो गलत कथन होता है। अच्छा, प्रश्न क्या कहता है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही कथन का चुनाव करेंगे तो आप समझ ही गएंगे कि पहला कथन और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प है केवल दो, केवल तीन, केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन। तो यहाँ पे सबसे उचित आंसर होगा दोस्तों केवल एक और दो, क्योंकि जो तीसरा कथन है वो सत्य नहीं है।
हमेशा जैव विविधता हेतु खतरनाक नहीं होता विदेशी प्रजातियां। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथनों पर हम विचार करते हैं। अल्फा विविधता किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। दूसरा कथन है बीटा विविधता द्वारा किसी पारितंत्र के अंदर एक समुदाय के कुल प्रजातियों की संख्या और उनमें पाए जाने वाली आनुवंशिकी समरूपता का आकलन किया जाता है। और तीसरा है गामा विविधता अल्फा एवं बीटा विविधताओं के अवयवों का गुणनफल है। तो देखिए, इन कथनों को समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात अल्फा बीटा और गामा के बारे में बताता हूँ। देखिए, 3 तरह की विविधताएं होती है प्रकारों की जब बात करते हैं, है ना। मैं एक बार पुनः आपको कहूँगा कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, क्योंकि जब आप उस वीडियो को वॉच करोगे तो इन सवालों के जवाब बहुत आसानी से दे पाओगे। ओके, और पिछला जो वीडियो उसका मैं लिंक अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ पे देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना हुआ है एशिएफ रेंजर पर्यावरण के नाम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको एक सुविधा हो। देखिए, 3 तरह का विविधताएं होती है। एक होता है जेनेटिक विविधता, एक होता है प्रजाति विविधता और एक होता है प्रजाति विविधता, जिनका मापन हम 3 तरीके से करते हैं, अल्फा बीटा और गामा। देखिए ध्यान से समझिए, जब हम ऐसे समझिए, जब हम एक ही प्रकार के जीवों के समुदायों के बारे में जब हम मापन करते हैं, मान लीजिए खरगोश के बारे में ही मापन कर रहे हैं या इंसानों के बारे में ही मापन कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है अल्फा मापन। क्या कहते हैं? अल्फा मापन। आप एक से अधिक प्रकार के जीवों या एक से अधिक प्रजातियों के जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हो, तो जैसे ये एक प्रजाति हो गई और ये एक प्रजाति हो गई, है ना, तो इसे कहा जाता है बीटा जैव विविधता। और जब आप बहुत बड़ा एक भूभाग ले लिए, बहुत बड़ा भूभाग ले लिए जहाँ पर अल्फा बीटा, भाई बहुत बड़े भूभाग में जब दोनों कंपेयर कर सकते हैं, आप जेनेटिक भी कर सकते हो और प्रजाति भी कर सकते हो, सही बात है ना। तो यहाँ पे बात आती है कि अल्फा में जेनेटिक शब्द का रिलेशन होगा, बीटा में प्रजाति शब्द आएगी, बट उसमें जेनेटिक मतलब आनुवंशिकी शब्द का योग नहीं होगा। हाँ, गामा में अल्फा बीटा दोनों का समावेश होगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या कहता है कथन, अल्फा विविधता किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताता है। सही बात है, एक ही समुदाय के प्रजातियों की संख्या को बताता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा क्या कहता है, बीटा जैव विविधता द्वारा किसी पारितंत्र के अंदर एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या और उनमें पाए जाने वाली आनुवंशिक समरूपता का आकलन किया जाता है। यहाँ पे एक शब्द आया है आनुवंशिक समरूपता। क्या आया है? आनुवंशिक समरूपता, ठीक है। तो ये तो फिर गलत बात हो गई, भाई बीटा विविधता में तो आनुवंशिकी शब्द का जिक्र ही नहीं करना है। और तीसरा है गामा विविधता अल्फा एवं बीटा विविधताओं के अवयवों का गुणनफल है। बीटा गामा जो विविधता है अल्फा एवं बीटा विविधताओं के अवयवों का गुणनफल है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। जो गामा जो विविधता होती है उसमें हम गामा विविधता में अल्फा और बीटा दोनों ही जैव विविधता समाहित होती है, क्योंकि सबसे छोटा जैव विविधता अल्फा मापन होता है, दूसरा जो मापन होता है बीटा, और गामा तो एक विशाल क्षेत्र का होता है, मतलब उसमें अल्फा और बीटा दोनों का समावेश होता है। इस तरीके से अगर हम प्रश्नों को देखें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 ये उचित आंसर होगा। कौन सा? केवल 1 और 3, बाकी उचित आंसर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6वां कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा कथन है पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उच्चतर अक्षांश में निम्नतर अक्षांश की तुलना में जैव विविधता अधिक होती है। सही बात है, उच्चतर जब अक्षांशों की ओर आप चलते हो तो जैव विविधता बढ़ती जाती है।
और दूसरा जो कथन है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता संभावना अधिक होती है। तो यहाँ पे जो छठवां प्रश्न है उसके लिए जो सबसे उचित आंसर है दोस्तों, दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही रहेगा। कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में पौधों एवं अन्य जीवों का वृद्धि काल अत्यंत कम होता है। बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर शीतोष्ण, मैंने आपको बताया था ना, जो शीत वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर वृद्धि काल जैव विविधता में कमी आती है। दूसरा कथन क्या कहता है, भारत में पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। दूसरा कथन क्या कहता है, भारत में पश्चिमी घाट जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं कि क्या ये सही कथन है कि गलत कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पश्चिमी घाट जो होता है वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला ही क्षेत्र होता है। ठीक, और तीसरा कथन है, निम्न अक्षांशों में मौसम वर्ष भर पौधों एवं अन्य जीवों के विकास के हेतु अनुकूल बना रहता है। तो ये कथन भी बहुत ही उचित है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो 7वां जो प्रश्न है उसके लिए उचित आंसर होगा, क्योंकि तीनों कथन सही है। और प्रश्न में कहा गया है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सत्य है, इसलिए जो हमारा उचित आंसर होगा मित्रों वो होगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8 कहता है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। तो जैव विविधता के कम होने का सबसे जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है आवासीय विनाश। इसको सीधा सीधा हम समझ सकते हैं, आवासीय विनाश के कारण जैव विविधता में निरंतर सतत रूप से कमी आ रही है। बाकी भी उचित है, लेकिन सबसे जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो डी होगा। आवासीय विनाश होने के कारण जैव विविधता में निरंतर कमी आ रही है। ठीक, चलिए हम प्रश्न 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न 9 कहता है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ इसका डी आंसर सही है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ये उचित आंसर है। ठीक है, प्रश्न 10 और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? पहला है वैश्विक तापन, दूसरा है विदेशी जाति का संक्रमण, तीसरा आवास का विखंडन और चौथा है शाकाहार को प्रोत्साहन। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो कथन है वो सही है, वो जैव विविधता के लिए संकट पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो शाकाहार को प्रोत्साहन वाली बात है वो जैव विविधता को प्रभावित नहीं करेगा। इस तरीके से हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन उचित है, इसलिए यहाँ पे सबसे उचित आंसर होगा ए, केवल 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपको सारे प्रश्नों के जवाब सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एसीएफ और रेंजर की बेहतरीन तैयारी के लिए इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।